हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होती है। तो चलिए इस टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग भी कहते हैं। यह मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में, तो इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, जिसके अंडर कोई भी लेजिस्लेचर जो होता है, मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जिसके पास में सोल चार्ज होता है लॉ बनाने का, ठीक है ना। तो ये जो आपका लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो आपका ये रूल मेकिंग पावर को वैलिडली डेलीगेट कर सकती है अपनी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी या फिर जो उससे जूनियर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनको। तो इसको एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ आपके लिए। Constitutionality of administrative rule making or delegated legislation means the permissible limits of the constitution of any country within which the legislature, which is sole repository of law making power, can validly delegate rule making power to other administrative agencies. तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिखने के काम में आएगी कि किसी भी कंट्री जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिट्स दी गई हैं, परमिशेबल लिमिट्स दी गई हैं, जिसके अंडर कोई भी लेजिस्लेचर जो है, लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है, वो अपनी रूल मेकिंग पावर को अपनी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी या हम कह सकते हैं जो उसकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं, उनको वैलिडली डेलीगेट कर सकती है। उसको हम आपका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या पोजीशन है। तो पोजीशन इन यूएसए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नॉट अलाउड theoretically in the constitution of USA because of two reasons: separation of power and delegatus non protest delegare। तो आपका जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अलाउड नहीं है, मतलब एक तरीके से आपका एप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पर, दो कारण की वजह से। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब वहाँ पर जो है ऑलरेडी क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर है किस किस के बीच में, कांग्रेस के बीच में और जो उसकी जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर उसके बीच में, ठीक है ना। और ये जो डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर है, इसका मतलब होता है कि जिसके पास में अथॉरिटी एक बार डेलीगेट की गई है, जिसको मतलब ओरिजिनली अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, वो फर्दर उसको डेलीगेट नहीं कर सकता है। There is no reference of any text given in the Constitution of USA which shows that it delegates its power from legislature to the executives। तो यूएस के टेक्स्ट पे कोई भी इस तरीके का रेफरेंस नहीं दिया गया है, किसी भी टेक्स्ट का रेफरेंस नहीं दिया गया है कि जिससे ये पता चलता हो कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपका लेजिस्लेचर जो है उससे कभी अपनी पावर जो है डेलीगेट की हो अपनी जो उसकी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको। एज Congress was itself a delegate, then how can it delegate its power? जो कांग्रेस होती है वहाँ पर, ठीक है ना, वो खुद ही उसको मतलब वो एक डेलीगेट ही होता है जिसको पावर डेलीगेट की गई है, तो वो फर्दर अपनी पावर किस तरीके से डेलीगेट किया कर सकती है, क्योंकि यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है, जो डॉक्ट्राइन है, वो आपका फुली एप्लीकेबल होता है। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर हो रखा है तो पावर डेलीगेट आपका नहीं कर सकते हैं। देन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर वो बेसिकली सुप्रीम होता है और उसके ऊपर आपका कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, ठीक है ना। पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है। ऑल्सो पार्लियामेंट इन इंग्लैंड हैज़ वाइड पावर ऑफ डेलीगेटिंग इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव्स और अदर सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़।
तो बेसिकली जैसे हमने यूएसए में पढ़ा, तो यूएसए जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, बट आपका इंग्लैंड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कंसेप्ट है वो फुली एप्लीकेबल है। और यहाँ पर आपका जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं वो अपनी मतलब उनके पास में एक वाइड पावर होती है अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डेलीगेट करने की, उसको अपने सबॉर्डिनेट्स जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर कन्फर करने की, पावर देने की, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है। देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। मतलब एक तरीके से इंडिया जो है यहाँ पर ना तो फुली तरीके से एप्लीकेबल है और ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि वो आपका एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन बिटवीन मतलब इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंग्लैंड और यूएसए का हमने पढ़ा इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो डेलीगेशन है लेजिस्लेटिव जो आपका लेजिस्लेचर का जो डेलीगेशन होता है वो आपका उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है ना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलाउड तो है बट विथ सर्टेन लिमिट्स। तो देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। जो लेजिस्लेटिव डेलीगेशन है उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। पहला है द पावर ऑफ डेलीगेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। जो आपकी डेलीगेशन की जो पावर है, ठीक है ना, इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, मतलब उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी हैं। और ये लिमिटेशन क्या है कि जो लेजिस्लेचर होता है इट कैन नॉट डेलीगेट असेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होते हैं उनको डेलीगेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। विच कंसिस्ट इन डिटरमाइन द लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़। और ये एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने में आपका मतलब इनका एक अहम रोल होता है। नाउ द सेकेंड जो आपका पॉइंट है वो क्या है आपका, द पावर कन्फर्ड ऑन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शुड नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव डेलीगेशन। एक लिमिटेशन हमने पढ़ी जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे लगाता है। एक तो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है उनको डेलीगेट नहीं कर सकता है लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। इसी के साथ में आपका जो दूसरा है वो है कि जो सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी जो हैं शुड नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव डेलीगेशन। मतलब जो सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को जो पावर दी गई है, ठीक है ना, जो पावर उनको दी गई है उनको किसने दी है आपका जो आपका मेन जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उन्होंने उसको पावर दी है, ठीक है ना। वो उस पावर का एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं कर सकते। शुड नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव डेलीगेशन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम अथॉरिटी ने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर दी किस चीज़ के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए, और इसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने कई सारी इससे जूनियर अथॉरिटीज़ जो हैं उनको पावर कन्फर कर दी कि भाई हाँ तुम मतलब पावर दे दी है किसके लिए, लॉ बनाने के लिए। तो ये एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि द पावर्स हु कन्फर्ड सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव डेलीगेशन, मतलब अगर कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि जो आपका ये पावर सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को दी गई है ये एक्सेसिव डेलीगेशन से सफ़र कर रही है, तो उस केस में आपका ये देखना मतलब ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो आपका डेलीगेशन किया गया है ये विद इन परमिसेबल लिमिट्स है कि बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट्स है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी लिमिट्स आपकी प्रिस्क्राइब की है उसके अंदर ही ये डेलीगेशन किया गया है कि उससे ज़्यादा बढ़कर डेलीगेशन किया गया है ना। कुछ नॉर्म्स हैं आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है लिखना कि द एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। जो मैंने अभी आपको बताया जो एक तरीके से लिमिटेशन में आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिटेशन लगाई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है लेजिस्लेचर के ज़रिए। और ये एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, the essential legislative functions means laying the policy of the act and enacting that policy into a binding rule of conduct। तो ये essential legislative function क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी भी एक्ट की पॉलिसी बनाना और साथ ही साथ में उस पॉलिसी को जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को एक बाइंडिंग रूल ऑफ कंडक्ट में कन्वर्ट करके उसको इनेक्ट करना, मतलब उसको अप्लाई करना, ठीक है ना। After the legislature has exercised its essential functions, it can delegate non-essential functions, however numerous and significant they may be।
तो ये कहता है कि आपका जो लेजिस्लेचर है, एक बार जब वो अपनी एसेंशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज कर लेता है, जो मेन लेजिस्लेचर है, जो आपका जिसके पास में सोल बोलते हैं ना, सोल रिपोजिटरी है, जो आपका किसके लिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए है ना, जिसके पास में सोल पावर है लॉ बनाने की, अगर वो जब एक बार वो अपने एसेंशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको वो डेलीगेट कर सकते हैं. In order to determine the constitutionality of delegation of legislative powers, every case is decided in its special setting. तो अगर हम बात करें कि किसी भी केस में, कि कोई किसी भी केस में आपका अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई केस है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जानने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए उस केस को स्पेशल सेटिंग में डिसाइड किया जाएगा. मतलब उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस आपका फॉलो किया जाएगा. The delegated legislation is to be valid must be consistent with the Parent Act and not violative or violate legislative policies and guidelines. कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तभी वैलिड होगा जब वो आपका पेरेंट एक्ट के कंसिस्टेंस होगा, मतलब पेरेंट एक्ट के समांतर होगा, पेरेंट एक्ट के अगेंस्ट नहीं होगा, उसकी किसी पॉलिसी या गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं होगा, उनको वायलेट ना करता हो, मतलब उनकी अवहेलना ना करता हो. The delegatee cannot have more legislative powers than that of the delegator. मतलब जो डेलीगेटी होती है, जिसको पावर डेलीगेट की जा रही है, उसके पास में डेलीगेटर जो पावर डेलीगेट कर रहा है उससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती. मतलब डेलीगेटी के पास में कम पावर होगी और डेलीगेटर के पास में ज़्यादा पावर होगी. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो डेलीगेटी है, जिसको पावर दी है किसने, डेलीगेटर ने, उसके पास में ज़्यादा पावर हो जाए. किससे, डेलीगेटर से ज़्यादा. सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स विल बी वैलिड इफ़ इट इज़ एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द पेरेंट एक्ट. अगर ये कहते हैं कि आपका जो किसी भी लेजिस्लेटिव पावर की जब सब डेलीगेशन किया जाता है, मतलब उसको किसी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी के ऊपर कन्फर किया जाता है, तो इसका एक्सप्रेस प्रोविज़न होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि पेरेंट एक्ट में इसको, पेरेंट एक्ट के ज़रिए इसको एक्सप्रेस ऑथराइजेशन मिला होना चाहिए. अगर किसी कंडीशन में पेरेंट एक्ट जो है उसको रिपील्ड कर दिया जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है, तो उसके अंडर जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं वो भी, मतलब हम मानेंगे कि वो नोटिफिकेशंस वगैरह भी रिपील हो गई हैं. ओके, अनलेस सेव्ड बाय द रिपीलिंग एक्ट. नाउ कुछ केस लॉज की हम बात करते हैं. केस लॉज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. इसमें सबसे पहला एक केस है आपका DS निकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का केस है ये. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि द पेंशन स्कीम प्रोवाइडिंग हायर पेंशन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग बिफोर अ पर्टिकुलर डेट एंड लोअर पेंशन टू दोज अदर रिटायरिंग आफ्टर सच कट ऑफ डेट वॉज आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी एंड अल्ट्रा वायर्स. तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि अपने रिटायरमेंट के डेट से पहले रिटायर हो रहे हैं उनको हायर पेंशन देना, और ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि आपका जो उनका रिटायरिंग टाइम है उसके बाद ही रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं उस डेट में रिटायर हो रहे हैं, उनको लोअर पेंशन देना. ये एक तरीके से, पूरी तरीके से क्या है, तानाशाही है, और ये डिस्क्रिमिनेटरी है. मतलब एक तरीके से उनके भेदभाव वाला जो मतलब एक तरीके से भेदभाव वाला प्रोविज़न अपना रहे हैं, और साथ ही अल्ट्रा वायर्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न जो है उसको, जो हम बोलते हैं ना राइट टू इक्वालिटी वाला जो प्रोविज़न है, उसको क्या करता है, वायलेट करता है. दिस द क्लासिफिकेशन डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14. मतलब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि भाई आपका कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट को हायर पेंशन देना रिटायर, जबकि वो आपका रिटायर हो रहे हैं अपनी रिटायरिंग एज से पहले, और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि अपना जो पर्टिकुलर डेट जिस पे उनकी रिटायरमेंट होनी है उसी डेट पे रिटायर हो रहे हैं, उनको कम पेंशन देना, ये एक तरीके से राइट टू इक्वालिटी की को वायलेट करता है ना. दूसरा केस लॉ क्या है आपका, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्ज़ा 1981 का. तो इस केस में क्या था आपका, रेगुलेशन फ्रेम बाय एयर इंडिया प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज ऑफ एन एयर हॉस्टेस कुड बी टर्मिनेटेड इफ़ शी बिकम प्रेग्नेंट
would held arbitrary, unreasonable and violative of Article 14 and 15 of the Constitution। तो इसमें आपका जो कोर्ट था, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि एयर इंडिया ने जो प्रोविज़न बनाए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एयर हॉस्ट्रेस है, ठीक है ना, एयर हॉस्ट्रेस है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी सर्विसेज जो हैं वो आपका क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, उसको उसकी सर्विस से हटा दिया जाएगा। इस तरीके का जो भी प्रोविज़न एयर इंडिया ने बनाया है वो आपका पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, तानाशाही है, अनरीज़नेबल है और आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है, ठीक है ना। अब तीसरा जो है वो है आपका DTC वर्सेस मजदूर कांग्रेस 1991 का केस। A regulation conferring powers on the authority to terminate services of a permanent employee by giving him 3-month notice was held to be arbitrary and ultra vires of Article 14 of the Constitution। तो ये जो केस था इसमें क्या है आपका कि ऐसी रेगुलेशन बनाना, मतलब रूल्स देखो रेगुलेशन से मैंने आपको बताया था कि कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जो हैं वो आपके रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो कोई भी अगर एस्टैब्लिशमेंट इस तरीके का रेगुलेशन बना रहा है कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है, आपने एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉय कह दिया और उसको आप 3 महीने का नोटिस देके उसको उसकी सर्विसेज से आपका टर्मिनेट कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से जो आपका आर्टिकल 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसको वायलेट करता है। आर्बिट्रेरी डिसीजन है ये और साथ ही अल्ट्रा वायर्स है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कंसेप्ट है मैंने कोशिश की है इसको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप जो ऑथराइज बुक्स वगैरह हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने भी ये बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह जो हैं उनको लेकर ये नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।